लास्ट वीडियो में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग को पढ़े थे और नेक्स्ट जो हमारा है वो पैरेलल ग्रुपिंग है। तो सीरीज ग्रुपिंग में जो सेलों का समूहन किया गया था वो हम लोग किस प्रकार से किए थे कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे सेल के फिर पॉजिटिव टर्मिनल को तीसरे के नेगेटिव से और इसी प्रकार से जोड़ के सर्किट को पूरा किए थे। फिर लास्ट में हम लोग एक केस लिए थे, दो केस लिए थे जिसमें हम लोग ये कंक्लूड किए थे कि कब हमको श्रेणी क्रम में लगाना उचित होता है। तो अब जब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो फिर इससे भी एक केस निकलेगा, तब जाके हम दोनों जो सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग है उस दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे कि कब सीरीज में लगाना चाहिए और कब पैरेलल में लगाना चाहिए। और जब ये दोनों को तुम समझ जाओगे तो फिर हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग को पढ़ेंगे। मिक्स्ड ग्रुपिंग टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। सेल का ग्रुपिंग के पीछे जो मेरा पर्पस है वो पर्पस ये है कि हमको करंट मैक्सिमम मिले, क्योंकि अगर एक सेल से हम लोग करंट को लेते हैं तो वो करंट का वैल्यू कम होता है। तो सेलों का ग्रुपिंग करके हम लोग एक बैटरी को बनाते हैं और तो पर्पस हमारा यही है कि करंट मैक्सिमम हो और मैक्सिमम करंट लेने के लिए हम लोग केस को लेते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग का हिंदी क्या हो गया? समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि सेलों को समांतर क्रम समूहन में अगर हमको लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो मान लो हमारे पास 5 सेल है और उसको समांतर क्रम में लगाने के लिए कहा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पांचों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पे और नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे पॉइंट पर जोड़ देंगे। जैसे मान लो ये 2 सेल है, ये ऊपर का टर्मिनल प्लस है और नीचे का टर्मिनल माइनस है। अगर हम एक तार से यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दें, यहाँ से भी एक तार लें, यहाँ से भी एक तार लें, दोनों को एक पॉइंट पे जोड़ दें, यानी कि दोनों का प्लस एक पॉइंट पे हो जाएगा। फिर यहाँ से एक तार लें, एक तार यहाँ से लें, दोनों को ज्वाइंट कर दें, तो दोनों का पॉजिटिव एक पॉइंट पे हो गया और दोनों का नेगेटिव एक पॉइंट पे हो गया। इसी तरह से अगर 10 सेल है तो सबके प्लस को एक साथ और सबके माइनस को एक साथ जोड़ देंगे। तो अगर सेलों का इस प्रकार से समूहन किया गया है तो उसको हम लोग कहेंगे कि समांतर क्रम समूहन में है। या अगर हमको समांतर क्रम समूहन में कहीं लेबोरेटरी में जोड़ना है तो हम लोग इसी प्रकार से जोड़ेंगे कि जितना भी सेल को समांतर क्रम में करना होगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पे और नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो हम लोग उसके हिसाब से सर्किट बनाते हैं। जैसे पिछला जो पार्ट था उसमें हम लोग क्या किए थे कि n सेल्स को लिए थे और उसको सीरीज में लगाए थे। ईच सेल का EMF जो था वो E था और उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस था वो स्मॉल r था और उसको जिस वायर से हम लोग कनेक्ट किए थे उस वायर का जो एक अपना रेसिस्टेंस होगा जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं उसको हम लोग कैपिटल R लिए थे। तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो पहले जैसे भी बताए कि मान लो n सेल सीरीज में लिए थे, इसमें m सेल ले रहे हैं। तो मान लो कि ये है, ये एक सेल है, तो ये जो बड़ा वाला है ये पॉजिटिव हो गया और छोटा वाला नेगेटिव है। दो सेल है, इसी प्रकार से डॉट डॉट कर देते हैं। क्योंकि हम लोग को जितना m सेल ले रहे हैं तो बीच में डॉट कर दिया, इसका मतलब इसी तरह से और भी सेल होगा यहाँ पे। ठीक है, और सारे सेल का जो EMF है वो E है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है। तो E R E R E R, यानी कि हर सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसके सारे प्लस को, तो प्लस इस तरफ वाला है तो इसको हम लोग एक पॉइंट पे जोड़ेंगे।
इसी तरह से ये जो बीच में डॉट है ये सब भी जुड़ रहा होगा। फिर इसके प्लस को यहाँ से, इस प्लस को यहाँ से, यानी कि इस सेल में जितना भी प्लस टर्मिनल था वो सारा इस पॉइंट पे आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे पॉइंट पे इसके नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे, तो इसका नेगेटिव सबको एक पॉइंट पे ला दूँ। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि जितना भी सेल है सबके प्लस को एक जगह पे जोड़ दिए और सबके माइनस को एक दूसरे पॉइंट पे जोड़ दिए। तो अगर इस प्रकार से हम लोग सेलों का समूहन को करते हैं तो ऐसा समूहन जो है वो पैरेलल में कहलाता है। और इसके पीछे वाला में क्या था कि एक के प्लस को दूसरा के माइनस से जोड़े थे, दूसरा के प्लस को तीसरा के माइनस से जोड़े थे। लेकिन यहाँ पर क्या किए हम लोग कि सभी सेल के प्लस को एक पे और सभी सेल के माइनस को एक पे, और इसको अब किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो कुछ सर्किट का, परिपथ का भी एक अपना रेसिस्टेंस होगा जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट किए। ठीक है। और इस तरह से कितना सेल को लगाया गया, तो ऐसा है कि इसको मान लेते हैं कि देखो एक कतार में एक सेल है, दूसरा में फिर एक है, तीसरा में, इस तरह से कितना बार किए, तो इसको लिख देते हैं कि m रोज है, मतलब m कतार। और चूंकि एक कतार में एक सेल है तो m कतार है, तो मतलब m सेल हुआ इसमें। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे उसमें n सेल्स लिखे थे तो यहाँ पे m सेल्स कह सकते थे कि m सेल है जो ऐसे लगा हुआ है। ऐसा इसलिए कि ताकि जब हम लोग मिक्स्ड वाला पढ़ें तो हमको ये पता रहे, क्योंकि सीरीज में क्या हुआ था कि एक ही कतार में n सेल को लगाया गया था। इसमें क्या हो रहा है कि एक एक सेल का m कतार बनाया गया। तो जब मिक्स्ड वाला हम लोग करेंगे तो n का मतलब होगा कि एक कतार में सेलों का संख्या, और m का मतलब होगा कतारों का संख्या। तो m करने के पीछे ये लॉजिक हमारा था कि जो अगला जो मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ावे उसमें तुमको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब देखो, तुमको बताए थे कि ग्रुपिंग कोई भी करो हम लोग को ये निकालना रहता है कि करंट कितना होगा और करंट मैक्सिमम कब होगा। करंट निकालने के लिए तुमको बताए थे कि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल को निकालो, परिपथ का कुल प्रतिरोध को निकालो, फिर धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, या उसको प्रभावी विद्युत वाहक बल कहते हैं, और बटा प्रतिरोध। तो देखो जब सीरीज में था तो जब n सेल्स को हम लोग लिए थे तो हम लोग क्या किए थे कि जब पूरा परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल को लिखे थे तो NE लिखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि ये पैरेलल में है तो हर सेल का प्लस को यहाँ पे जोड़े हैं। तो अगर ऐसा मानो कि अगर ये सेल 20 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर 5 वोल्ट का इसको मान रहे हैं तो इसके रिलेटिव में इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 0 है, 5 है, 5 है। इसका मतलब जब हम इसको जोड़े हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 5, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0। तो अगर हम पूरा का देखें तो पूरा सर्किट का भी एक टर्मिनल जो है, पूरा जितना भी यहाँ पर ग्रुपिंग सेल का किया गया है उसका ये पॉइंट 5 वोल्ट पर होगा और ये पॉइंट 0 वोल्ट पर होगा, जो कि एक सेल के बराबर है। एक सेल का इतना था। अगर तुम इसको 0 नहीं मानते हो तो ऐसा भी मान सकते हो, मान लो चूँकि बाहर वाला प्लस वाला जो है, जो बड़ा लाइन है वो हाई पोटेंशियल होता है, जो छोटा लाइन है वो लो पोटेंशियल होता है। तो अगर हम इसको 10 वोल्ट मानते हैं तो इसको मान लो अगर 2 वोल्ट लिए, तो चूँकि सब का 10 यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब कि इस पॉइंट का भी जो पोटेंशियल होगा वो 10 होगा और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि एक सेल का था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पैरेलल में करते हैं तो इस परिपथ का जो प्रभावी विद्युत वाहक बल भी होगा वो वही होगा जो एक सेल का है। लेकिन जब सीरीज में था तो वहाँ पे क्या हुआ था NE हो गया था, यहाँ पर ME नहीं होगा, क्योंकि सब के प्लस को तुम एक पॉइंट पे जोड़ दियो, सब के माइनस को एक पॉइंट पे जोड़ दियो। तो जो सब का प्लस का जो पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, सब का माइनस का जो पोटेंशियल है वो यहाँ का होगा। तो जैसे हम 5 और 0 लिए थे तो यहाँ का भी 5, यहाँ का 0। तो अगर पूरा कॉम्बिनेशन का देखा जाए तो एक जो टर्मिनल है उसका पोटेंशियल 5 है और दूसरा का 0 है।
और ये एक सेल का था जिसको हम 5 और 0 माने थे। तो तुम कुछ भी अगर एज्यूम करोगे तो अगर ऐसा ग्रुपिंग है तो इसमें यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल वही होगा जो एक सेल का होगा। इसका मतलब है कि इस परिपथ का जो प्रभावी विद्युत वाहक बल होगा वही होगा जो एक सेल का है। तो हम लोग लिखते हैं कि परिपथ का विद्युत वाहक बल, प्रभावी विद्युत वाहक बल। और ये जब तुम समझ गए हो तो हम लोग सेम चीज़ पैरेलल मिक्स्ड ग्रुपिंग में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, E। यहाँ पे इसको ध्यान देना, यही चीज़ श्रेणी क्रम में NE हुआ था, ठीक है। यानी कि इसमें समानांतर क्रम में प्रभावी विद्युत वाहक बल वही होगा जो एक कतार का होगा। तो एक कतार में यही था एक E वाला, तो उसका E हो गया। अगर इसी का मान 20 वोल्ट होगा तो ये 20 होगा, अगर ये 40 वोल्ट का होगा तो ये 40 होगा। यानी कि एक कतार का जो होगा वही इसका प्रभावी विद्युत वाहक बल होगा। अच्छा, अब हम लोग परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। का ये ऐसे कर सकते हो कि परिपथ के, उससे अच्छा है कि सेलों के लिखो यहाँ पे, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध अब समझो यहाँ पे, इससे पीछे वाला में क्या था कि जब सेल को श्रेणी क्रम में लगाए थे तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध था वो भी श्रेणी क्रम में था। यहाँ पे जब सेल समानांतर क्रम में तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी किस में होगा, समानांतर क्रम में होगा। तो समानांतर क्रम का हम लोग फॉर्मूला जानते थे, 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 सो ऑन अप टू n तक। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो चूँकि आंतरिक प्रतिरोध लिख रहे हैं तो इसको हम लोग 1/Rp लिख रहे हैं, और 1/Rp बराबर हो जाएगा 1/R + 1/R प्लस डॉट 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 प्लस कितना बार, तो n बार, चूँकि m बार, क्योंकि m बार लगा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/Rp बराबर m/R, 1/R को m बार जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, m/R। तो Rp बराबर कितना हो जाएगा, R और बटा m। तो ये इस सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध हो गया। अच्छा, बाह्य प्रतिरोध कितना है परिपथ का, बाह्य प्रतिरोध बराबर R। अच्छा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, R/m प्लस बाह्य प्रतिरोध कितना है, R। तो ये हो गया R। तो देखो, हम तुमको बताए थे कि निकालने के लिए हमको दो चीज़, एक तो परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल निकालना होता है, और दूसरा कि ये देखना होता है कि उसका परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। अब हम लोग धारा निकालेंगे, तो ये फिगर तुम लोग पॉज करके बना लोगे, तो स्टार्टिंग में ही बना लोगे, और इसको मिटा दे रहे हैं हम।
तो अब हम लोग लिखते हैं कि परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा, से प्रवाहित होने वाली धारा, तो I बराबर हो जाएगा परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल और बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। यही फार्मूला सब में लगता है, चाहे श्रेणी क्रम हो, समानांतर क्रम हो, मिश्रित क्रम हो। तो I बराबर परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना है, देखो E, तो E हो गया बटा कुल प्रतिरोध कितना हो गया R/M और प्लस कितना R। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो I बराबर हो जाएगा E बटा इसमें M LCM हो जाएगा और ये हो जाएगा R प्लस MR। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि I बराबर ME और बाई R और प्लस कितना MR, एक करंट हो गया। ठीक है, तो इस फिगर में अगर तुम गौर करो तो I मतलब इस फॉर्मूला में कि I बराबर E/R/M प्लस R जो है, तो ये R/M क्या था, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध था और कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। तुमको याद होगा कि हम लोग केस लिए थे, जब श्रेणी क्रम हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें केस लिए थे कि एक बार कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, और दूसरा केस लिए थे कि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो। और हम लोग देखे थे कि किस स्थिति में करंट ज़्यादा मिल रहा था, और उसी के हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोग फिर से करेंगे। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इससे केस को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, कि अगर R/M कहने का मतलब क्या हुआ, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, यही था, ग्रेटर देन कैपिटल R हो। यानी कि परिपथ का अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान, कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, यानी कि जब ये बहुत अधिक है और ये बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो R को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि I बराबर E बटा R/M और प्लस जहाँ कैपिटल R था उसके जगह पर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हो जाएगा E और बटा R/M। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा ME और बाई कितना R।
अब हम लोग दूसरा केस लेके देखते हैं कि उसमें रिजल्ट क्या आता है। कि अगर कैपिटल R ग्रेटर देन R/M हो, इसका मतलब क्या हुआ कि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध का जो मान है वो आंतरिक प्रतिरोध के तुलना में बहुत अधिक है। तो इस बार क्या होगा कि अब हम लोग R/M को 0 कर देंगे, है ना, R की तुलना में। तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर E अपॉन R/M। तो चूँकि R/M बहुत छोटा है R के तुलना में, तो इसको 0 कर दिए और ये हो गया प्लस R। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर E और बटा कितना R। अब तुम दोनों केस को देखो कि दोनों केस में जो हमारा करंट का रिलेशन आया है वो क्या आया है। ठीक है, उससे पहले हम इधर वाला पार्ट को मिटा दे रहे हैं। अब इस दोनों केस को देखो कि यहाँ पे I बराबर M इंटू E/R है और यहाँ पर I बराबर केवल E/R है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ज़्यादा होगा और तुम M सेल को भी लगाए हो तो धारा तुमको लगभग एक ही सेल के बराबर मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो यहाँ पर धारा देखो M गुना मिल रहा है, क्योंकि धारा जो एक सेल का होता है वो यही होता है E/R, विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध और गुना M, यानी M सेल को हम लोग लगाए थे, M कतार को लगाए थे, तो M गुना मिल रहा है, यानी हमको फ़ायदा मिल रहा है इसमें। तो इसका मतलब है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक है तो श्रेणी क्रम में लगाना उचित है, और अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के गलत हो गया, अगर परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो सेलों को समानांतर क्रम में लगाना उचित है ना। और अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में ज़्यादा अधिक है तो समानांतर क्रम में लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको एक ही सेल के बराबर धारा मिलेगा। यानी इस सिचुएशन में श्रेणी क्रम में लगाना ज़्यादा उचित होगा। तुम दोनों केस को देखना, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का, दोनों को कॉपी में जब नोट करोगे तो दोनों को देखना कि दोनों में उल्टा आ रहा है ना। और चूंकि पर्पस हमारा ये नहीं है कि हम 10 सेल को 20 सेल को जोड़ दें, मेरा पर्पस ये है कि जितना भी सेल को जोड़े तो हमको उतना सेल के इक्विवेलेंट हमको धारा मिलना चाहिए। 5 सेल लगाएं और धारा हमको 1 सेल के बराबर मिले तो हम 5 सेल को क्यों जोड़ेंगे, है ना। तो कब समानांतर क्रम में लगाना, कब श्रेणी क्रम में लगाना, ये तुमको क्लियर हो गया। वो प्रतिरोध के हिसाब से हम लोग जज करते हैं। फिर जब हम लोग सेलों का मिश्रित क्रम समूहन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग शर्त निकालेंगे कि धारा का मान मैक्सिमम कब होगा, यानी किस तरह से हम ग्रुपिंग करें ताकि हमको जो करंट मिले वो करंट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो थोड़ा सा हम अब सीरीज को और पैरेलल को तुमको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, ताकि क्योंकि उसी का यूज जो होगा वो मिश्रित क्रम में होगा। बिल्कुल आसान है। और अगर कहीं भी डाउट होगा तो तुम पहले श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के वीडियो को बार बार देख के या नोट्स को बार बार पढ़ के उसको क्लियर कर लोगे, तब फिर मिश्रित क्रम को पढ़ना। श्रेणी क्रम में क्या था कि एक ही कतार में सब सेल लगा हुआ था, प्लस माइनस इस तरह से। तो जब हम लोग प्रभावी विद्युत वाहक बल को लिखे थे तो NE लिखे थे। जब समानांतर क्रम में किए तो एक एक सेल को, वही सेल जो एक कतार में था उसको अब हम M कतार बना दिए, सबके प्लस को एक साथ, सबके माइनस को एक साथ, और M सेल को लगाए। श्रेणी क्रम में N को लगाए, समानांतर में M को लगाए। और तब हम लोग क्या देखे कि जो परिपथ का जो प्रभावी विद्युत वाहक बल था वो एक ही सेल के विद्युत वाहक बल के इक्विवेलेंट था। जैसे हम लोग E लिए थे उसमें NE लिए थे। अब देखो मिश्रित क्रम में क्या होगा, मिश्रित का नाम ही मिक्स्ड, मतलब इसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि N सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, जैसे पहला किए थे श्रेणी क्रम वाला N सेल, फिर N सेल को और श्रेणी क्रम में, फिर N सेल को और श्रेणी क्रम में, और उसको आपस में समानांतर क्रम में कर देंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास 25 सेल है, 5 सेल को श्रेणी क्रम में लगाए, फिर 5 सेल को श्रेणी क्रम में लगाए, फिर 5 को श्रेणी क्रम में, फिर 5 को, इस तरह से 5 कतार बन जाएगा।
सबके प्लस को एक साथ, सबके माइनस को एक साथ। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा? मिश्रित क्रम में होगा। से एक कतार में जितना सेल होगा वो सब श्रेणी क्रम में होगा, और वैसा वैसा जितना कतार होगा वो आपस में समानांतर क्रम में होगा। अच्छा, तो यहाँ पर प्रभावी विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो प्रभावी विद्युत वाहक बल वही होगा जो समानांतर में हुआ था। समानांतर में एक कतार का जो था, तो मिश्रित में भी क्या होगा? जो एक कतार का जो प्रभावी विद्युत वाहक बल है वही पूरे परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी मिश्रित क्रम समूहन। मिश्रित क्रम समूहन, तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कतार बनाते जाएंगे। जैसे थोड़ा सा फिगर इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कतार में कितना सेल हो गया? n सेल्स है। n सेल्स को ऐसे ऐसे करके हम लोग एक कतार बना देंगे। अब ऐसा ऐसा कितना कतार बनाना है? m कतार बनाना है। तो देखो ये दूसरा कतार हो गया। तो अब हम बीच बीच में डॉट डॉट कर देते हैं कि इसी तरह से और भी कतार होगा। देखो तो इसमें इस फिगर में तुम देख रहे होगे कि एक कतार में n सेल को लगाया गया, और ऐसा ऐसा ये आपस में इस कतार का जितना भी सेल है वो आपस में श्रेणी क्रम में है, और ये पूरा कतार एक दूसरे के समानांतर क्रम में है। तो इसमें श्रेणी क्रम भी हो गया, समानांतर क्रम भी हो गया, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलते हैं। अब क्या करेंगे कि सब का प्लस देखो इस तरफ है, तो इसको ऐसे जोड़ दिए, सबका प्लस इस तरफ जुट गया, सबके माइनस को इस तरफ जोड़ दिए। ठीक है, और अब जिस वायर से इसको जोड़े होंगे उसका कुछ न कुछ अपना एक प्रतिरोध भी होगा। तो हम लोग बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से लिखते थे, तो इसको कैपिटल R कर दिए। ये कैपिटल R है। जितना भी सेल है सब सेल का
जो विद्युत वाहक बल है वो E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। E है, R है, E है, R है, E है, R है। अब सब सेल पे हम लोग नहीं लिखते हैं, बस ऊपर नीचे लिख देते हैं कि यहाँ पे E है, R है, मतलब जितना भी सेल है सबका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान लिए हैं। देखो हम सारे ग्रुपिंग का फार्मूला तो निकाल दे रहे हैं, लेकिन जब तुमको हम किरचॉफ्स लॉ को बताएंगे तो ये फार्मूला याद करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको केवीएल लगाने आता है तो तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ केवीएल को याद रखो। केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे, शायद एक वीडियो के बाद होगा। तो जब किरचॉफ्स लॉ तुम सीख जाओगे तो तुम किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी फार्मूला। यानी कि जो हम सीरीज, पैरेलल, मिक्स सबका फार्मूला निकाल रहे हैं, तुम बिना इसके फार्मूला को यूज किए हुए तुम किरचॉफ्स लॉ लगा करके करंट को या जो भी निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, इसमें कुछ स्पेशल केस भी तुमको लग रहा होगा कि अरे इसमें सब सेल का विद्युत वाहक बल E लिए हैं। अगर E नहीं लेते, इसका E1 लेते, इसका E2 लेते, इसका E3, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उतना फार्मूला याद रखना संभव नहीं है। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव में पूछता वो हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद तुमको बता देंगे। जनरली 2 सेल का या 3 सेल के लिए पूछ देता है कि श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो उसका समतुल्य सेल कितना वोल्ट का लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि 5-5 वोल्ट का 3 सेल को लिए जो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो अगर तीनों को हटा के एक सेल लेना रहे तो कितना वोल्ट का लगाएंगे। उसी को जब पैरेलल में लगाना है तो कितना का लगाएंगे। तो इसका हम तुमको लास्ट में फॉर्मूला बता देंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बाकी न्यूमेरिकल बनाने में अगर श्रेणी क्रम समानांतर क्रम पर है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे करंट निकालना या कुछ निकालना है तो हम लोग सिंपली किरचॉफ्स लॉ को लगा करके हम लोग सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या था कि n सेल्स को श्रेणी क्रम में लगाया गया और ऐसा ऐसा कितना कतार बनाया गया, m, ये m कतार बनाया गया। m रो है, m रोज है, m कतार में। तो फिगर तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो तुमको बताए थे कि एक कतार का अगर बात करो तो एक कतार का प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना होगा। चूँकि इस कतार में n सेल्स है और वो n सेल श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो उसका जो एक कतार का होगा वो NE होगा, चूँकि EN बार लगा हुआ है। और NE 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 ये आपस में m बार पैरेलल में लगा हुआ है। और पैरेलल में तुमको बताए थे कि पैरेलल में प्रभावी विद्युत वाहक बल वही होता है जो एक कतार का होता है। यानी कि एक कतार का प्रभावी विद्युत वाहक बल अगर NE है तो पूरे परिपथ का भी प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना होगा, NE होगा। ठीक है, तो लोग लिखते हैं कि परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा NE। इस चीज़ को समझ लो फिर से। NE क्या हुआ, क्योंकि एक सेल का E था और इस कतार में कितना सेल था, N था, तो इसका एक कतार का NE हो गया। मतलब कि सब को हटा करके एक सेल को लगाएं तो वो NE वोल्ट का लगाना पड़ेगा और NE 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 आपस में पैरेलल में होगा। हम लोग पीछे में देखे थे कि जब E पैरेलल में था तो प्रभावी विद्युत वाहक बल E हुआ था, यानी एक कतार का हुआ था। तो यहाँ पर भी जो प्रभावी होगा वो एक कतार का होगा और वो एक कतार का कितना है, NE है। ठीक है, अब बताओ कि एक कतार का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो ऐसा कह सकते हो कि परिपथ के एक कतार में लगे सेलों, परिपथ के एक कतार में लगे सेलों के आंतरिक प्रतिरोध
का तुल्य प्रतिरोध, देखो कितना होगा। तो चूंकि जब हम एक कतार का देख रहे हैं तो एक कतार में सब सीरीज में है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी सीरीज में होगा। और सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं, R1 + R2 + R3 सोन Rn तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा एक कतार का वो Rs बराबर हो जाएगा R + R + R प्लस डॉट 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 कितना वाट। एक कतार में n बार है तो n बार, तो Rs बराबर कितना हो जाएगा, R को जब n बार करेंगे तो ये हो जाएगा nR। ठीक है। अच्छा, अब एक कतार का निकल गया और ऐसा ऐसा कितना कतार है, m कतार है। तो एक कतार का आंतरिक प्रतिरोध nR, दूसरा का भी nR, तीसरा का भी nR, चौथा का भी nR, और वो सब समानांतर में, यानी अब जो फार्मूला लगेगा वो समानांतर क्रम का लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो लिखते हैं कि परिपथ के कुल आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध बराबर। तो देखो एक कतार का nR, इसका भी nR 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 m बार लगा हुआ, तब समानांतर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/Rp बराबर 1/nR प्लस 1/nR प्लस 1/nR प्लस डॉट 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 कितना बार, m बार होगा। क्योंकि इसका nR है, इसका भी nR है, और ऐसा ऐसा कितना बार है, m बार है। तो 1/Rp बराबर 1/nR 1/nR m बार हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग को जैसा लग रहा है कि इसमें फिगर का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, तो फिगर को हम मिटा सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग आंतरिक प्रतिरोध तो अब लगभग निकाल चुके हैं। आंतरिक प्रतिरोध यही होगा जो यहाँ पे आएगा वैल्यू, और बाह्य प्रतिरोध दिया हुआ है कैपिटल R है ना। तो तुम लोग फिगर पहले बना ही लोगे। तो इस फिगर को हम लोग मिटा रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर तुमको करंट कोई पूछता कि करंट किधर से जाएगा, तो चूंकि सबका प्लस इस तरफ है, यानी इस पूरे परिपथ में जो करंट है वो ऐसे जाएगा, इस तरह से जा रहा होगा। क्योंकि सबका प्लस इस तरफ है तो करंट इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/Rp बराबर 1/nR, 1/nR को m बार, तो ये m/nR हो जाएगा। देखो 1/nR, 1/nR को जब m बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m/nR हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि Rp बराबर nR और बटा कितना, m। तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध तो कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध यही आ गया, यानी nR/m और प्लस बाह्य प्रतिरोध हो गया कैपिटल R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया nR/m और प्लस कैपिटल R। अब परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा मुख्य हमको यही निकालना था।
परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा, तो I बराबर हो जाएगा वही जो हर बार लगा रहे थे, परिपथ का प्रभावी विद्युतवाहक बल और बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब इस तरफ को मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल। तो स्टार्टिंग में ही लिखे थे कि वो कितना हुआ था, NE था बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहाँ हो गया NR बटा M प्लस R, तो NR बटा M और प्लस कितना, कैपिटल R, तो यही धारा हो गया। जिसमें NR/M क्या है, तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R क्या है, तो ये बाह्य प्रतिरोध है। क्योंकि बाह्य प्रतिरोध को हम एक ही जगह दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली ये कुल बाह्य प्रतिरोध ही है, क्योंकि जो भी वायर को यूज किया गया उसका जितना भी रेसिस्टेंस है उसको हम लोग एक जगह पे दिखाए हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर NE बटा, इसमें LCM हो जाएगा M और ये हो जाएगा NR प्लस MR, और ये M ऊपर चला जाएगा, और फाइनली ये I बराबर हो जाएगा M, चूँकि ये M ऊपर जाएगा तो M मल्टीप्लाई हो जाएगा MNE अपॉन NR प्लस MR। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसमें M क्या है, N क्या है, स्मॉल r क्या है, E क्या है और कैपिटल R क्या है ना। तो M क्या है, कतारों की संख्या, M हो गया कतारों की संख्या। N क्या है, तो प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या, प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या, चूँकि हम लोग एक कतार में n सेल लिए थे, तो यानी एक कतार में कितना सेल है उसका संख्या है स्मॉल r। प्रत्येक सेल का या प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस। M का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। N का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स इन इच रो। R बराबर क्या हो गया, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इच सेल। और कैपिटल E क्या हो गया, प्रत्येक सेल का
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और कैपिटल आर का मतलब हो गया परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सारा कंपोनेंट यहाँ पे हो गया। तो n जो किए थे वो हम लोग श्रेणी क्रम में सेल का संख्या लिए थे, m समानांतर क्रम में कतार का संख्या था, उस दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे n वही हो गया कि एक कतार में कितना सेल है, और m हो गया कि ऐसा कितना कतार है। r जो है वो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, E प्रत्येक सेल का R प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, E प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, और R बराबर हो गया परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। तो ये तो हम लोग करंट निकाल लिए। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग जो पहले केस ले रहे थे, अब हम लोग फिर से केस लेंगे। और इसमें एक्चुअली केस क्या ले रहे थे कि हमको करंट मैक्सिमम हो, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा मोटो यही होगा कि करंट मैक्सिमम हो। इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से क्या करें कि जो ये करंट I का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि I के मान को मैक्सिमम होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब तुम फिजिक्स को भूल जाओ यहाँ से, अब मैथ पर सोचो। अब यहाँ से तुम फिजिक्स के हिसाब से नहीं, अब मैथ के हिसाब से सोचो कि I का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला जो वैल्यू है वो मिनिमम होगा। I का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि जब इसमें कोई चीज़ से भाग करेंगे, अगर ये जिससे भाग कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी छोटा हो जाएगा, है ना। और अगर ये छोटा है, छोटा चीज़ से भाग दे रहे हैं, तो I का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि ऊपर MNE का मान 5 रहे, MNE का मान 5 है। अब इसमें अगर हम जितना छोटा से भाग देंगे, जैसे मान लो 1 से भाग दें, और 5 में हम 10 से भाग दें, तो वैल्यू बड़ा कौन होगा, जिसमें छोटा से भाग दे रहे हैं। यानी कि I के मान को महत्तम होने के लिए NR प्लस MR का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब इसका न्यूनतम मान होने के लिए क्या शर्त होगा, वो हम लोग निकालेंगे। ये जो कंडीशन है कि इसमें जो धारा का मान महत्तम होगा, यहाँ से कंडीशन निकलेगा, उसी कंडीशन को हम लोग निकालना है। और वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि परिपथ में धारा का मान महत्तम होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, तो वो यहीं से निकलेगा। और हम लोग कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे कि I का मान मैक्सिमम तब होगा जब NR प्लस MR का मान न्यूनतम होगा। तो हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे, ये निकालेंगे कि आखिर NR और प्लस MR का जो मान है वो न्यूनतम मान कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। अब यहाँ के बाद से हम लोग स्पेशल केस लेते हैं। तो इसको लिखते हैं कि I बराबर MNE बटा NR प्लस MR। यह तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब लिखते हैं कि धारा I का, या स्पेशल केस लिखते हैं यहाँ पे, धारा I का मान महत्तम होने के लिए, यानी मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। यानी NR प्लस MR
का मान न्यूनतम होना चाहिए। जो हम लोग मैथमेटिकली ऑब्जर्व किए, है ना, मैथ के दृष्टिकोण से हम लोग सोचे और ये निष्कर्ष निकाले कि आई तभी मैक्सिमम होगा जब ये नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है ना। तो मिनिमम वैल्यू हो क्या सकता है। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर आंतरिक प्रतिरोध है, ऐसा प्रतिरोध कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं है। आर भी प्रतिरोध है, ये भी नेगेटिव नहीं होगा। एन जो है वो कतार का एक कतार में सेल का संख्या, तो एक कतार में -5 सेल तो नहीं रहेगा, तो ये भी जब भी होगा प्लस होगा और ये भी जब होगा तो प्लस होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मिनिमम न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ाओ। तो फिर यहाँ पे मैथ ही है, इसको देखो ज़रा, NR प्लस MR। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं NR को कि अंडर रूट ऑफ NR का स्क्वायर प्लस MR को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ MR का स्क्वायर। क्योंकि देखो स्क्वायर रूट कर दिए, वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर वर्गमूल हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा NR। अंडर रूट MR का स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा MR। एक फार्मूला तुम लोग पढ़ा होगा ये कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर और प्लस 2AB। अलजेब्रा में सब 5-6 क्लास में क्या पता पढ़ना होगा तुम लोग को। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना हो गया, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB। यानी यहाँ A के जगह पे अंडर रूट NR है और B के जगह पे अंडर रूट ऑफ MR। तो इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग ले जा रहे हैं, ध्यान देना, है ना। तो A के जगह पर यहाँ अंडर रूट NR है और B के जगह पर MR है। तो इसको देखो, तो बराबर हम लोग कह सकते हैं कि अब A माइनस B का होल स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ NR माइनस अंडर रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ NR अंडर रूट ऑफ MR, कितना होगा इसके आधार पे। ठीक है, अब देखो कि ये जो वैल्यू है वो NR प्लस MR के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन निकाल रहे हैं कि इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा। तो देखो, तो अब जो अंडर रूट ऑफ NR प्लस MR जो है वो इतना के बराबर है, इसमें क्या ये वैल्यू 0 हो सकता है? नेगेटिव तो खैर हो भी नहीं करेगा, शुरू में ही समझा दिए थे। क्या 0 हो सकता है? तो नहीं। क्या ये 0 हो सकता है? हाँ, ये 0 कब होगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि NR प्लस MR का मान न्यूनतम होने के लिए इसके मान को क्या होना होगा, 0 होना होगा। मिनिमम इसलिए 0 होगा क्योंकि अगर माइनस में जाते हैं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि NR प्लस का मान न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट ऑफ NR माइनस अंडर रूट ऑफ MR का स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए। जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ NR माइनस अंडर रूट ऑफ MR बराबर भी क्या होगा, 0। स्क्वायर को हटा दिए। अच्छा, तो यहाँ से क्या निकल गया कि NR अंडर रूट ऑफ NR, ये माइनस को उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ MR। दोनों तरफ स्क्वायर रूट को हटा दो या वर्ग कर दो दोनों तरफ, तो ये वर्गमूल हट जाएगा और ये हो जाएगा NR बराबर, हाँ ये यहाँ गलती हो गया है, MR है, तो NR बराबर MR।
यही कंडीशन हो गया, यानी कि आई का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए एन आर प्लस एम आर का वैल्यू न्यूनतम होना होगा, और एन आर प्लस एम आर का वैल्यू न्यूनतम होने के लिए एन आर बराबर कितना होना होगा, एम आर होना होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एन आर बटा एम बराबर कैपिटल आर। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट निकला है, नोटिस करो। क्या है ये, एन आर बटा एम क्या है, तो ये जो है ये परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध है और बराबर कैपिटल आर है। तो इसको क्या कहेंगे, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, यही चीज़ था। ये परिपथ एन आर बटा एम जो था हम लोग पहले देखे थे, और ये जो कैपिटल आर है ये परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है। तो इस रिजल्ट को याद रखोगे कि किसी भी परिपथ में धारा का मान महत्तम होने के लिए परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस टोटल जो है वो उस परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया है ना। धारा का मान महत्तम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम भी बोलते हैं, तो या इसी को महत्तम धारा का प्रमेय भी कभी कभी कहा जाता है। तो खैर वो तुमको महत्तम धारा का प्रमेय वो इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन उसमें भी हम लोग यही चीज़ निकालते हैं। जब हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को लिखते हैं तो वहाँ पे पावर निकालते हैं, और पावर को मैक्सिमम देखने के लिए देखते हैं कि पावर कब मैक्सिमम होगा, तो वहाँ भी कुछ इसी तरह से रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हमारा जो अब धारा का मान अब महत्तम होगा कितना, तो वो देखते हैं। ये तो कंडीशन हो गया, अब धारा का महत्तम मान कितना होगा, यानी कि महत्तम होने के लिए एन आर बराबर क्या होना चाहिए, एम आर होना चाहिए। तो अब हम लोग लिखते हैं कि महत्तम धारा तो महत्तम धारा I, और इसको मैक्स कर देते हैं, तो I मैक्स बराबर हो जाएगा एम एन ई बटा एन आर प्लस एम आर है। तो ऐसा कर देते हैं कि इसको लिखते हैं एम एन ई बटा एन आर और प्लस एम आर के जगह पर भी एन आर, क्योंकि एन आर का मान एम आर के बराबर हुआ है, किस लिए, जब धारा का मान महत्तम हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई मैक्स बराबर एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर कितना 2NR, और n से n गया, तो आई मैक्स बराबर हो जाएगा, आई मैक्स बराबर हो जाएगा एम ई बटा 2R। आई मैक्स बराबर हो गया एम ई बटा 2R। तो अब तुम लोग को लग रहा होगा कि अच्छा ये यहाँ पे एम आर के जगह पे एन आर को सब्स्टिट्यूट किए, तो ऐसा क्यों नहीं किए कि एन आर के जगह पे एम आर को क्यों ना सब्स्टिट्यूट किए। तो ठीक है, वो भी करके देखते हैं। तो आई मैक्स फिर से बराबर एम एन ई बटा एन आर प्लस एम आर था, और एम आर को हम लोग रिप्लेस किए थे एन आर से, अब एन आर को कर देंगे एम आर से। तो यहाँ पे जैसे एक स्टेप बढ़ा दो, एन आर प्लस एम आर है,
तो इसको लिख सकते हैं MNE बटा NR के जगह पे भी MR और प्लस कितना MR, क्योंकि NR बराबर कितना है MR। तो I max बराबर हो जाएगा MNE बटा 2MR, तो M से M गया बराबर हो जाएगा NE और बटा 2R। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो I max बराबर आ गया NE और बटा कितना 2R। तो दोनों से वैल्यू सेम आएगा, है ना। तो हम लोग अब दोनों को अगर कंबाइंड करके लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि I max बराबर ME बटा 2R बराबर NE बटा 2R। दोनों से जो वैल्यू निकालेंगे करंट का, वो करंट का वैल्यू सेम आएगा और वो करंट का वैल्यू जो होगा वही मैक्सिमम करंट होगा। देखो दोनों में अंतर है, M यहाँ सेलों का संख्या है, R आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ M कतारों का संख्या है और N जो है एक कतार में सेलों का संख्या, तो उसके हिसाब से वैल्यू को रखोगे। और पूरे का जो सिनॉप्सिस मतलब जो निष्कर्ष ये निकला कि धारा का मान मैक्सिमम तब होगा जब परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर होगा। तो तुम लोग नोट में नीचे लिख लोगे कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान महत्तम होने के लिए परिपथ के कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान परिपथ के कुल बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे। और ये तुम्हारा जो ग्रुपिंग है वो समाप्त हो गया। कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किरचॉफ्स लॉ वो शुरू होगा। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिकल है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है।